तो अच्छा जी, इसको हम हेडफोन से connect किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बुक काफी हमें मिल गई थी, तो उसके मैंने पेजेस जो हैं वो फिर आपको भेज दिए। बट आप ये ना ले सकते हैं, ये JWT इसके पब्लिशर हैं, और समीउल्ला राना जो हैं वो इसके राइटर हैं। प्लीज नाम नोट कर लीजिएगा। समीउल्ला राना जो हैं वो इसके, समीउल हसन राइटर हैं। इनफैक्ट कंपाइलर हैं, उन्होंने कंपाइल की हुई है, राइट नहीं की हुई, लिखी नहीं हुई। उन्होंने मुख्तलिफ किताबों से इसको डाटा को इकट्ठा किया। कंपाइलर जिन्होंने इसको कंपाइल करके बुक की फॉर्म में दिया। तो क्लियर है जी, यहाँ तक बुक का नाम तो आपको पता चल गया होगा ना। ठीक है, JWT के जो JWT की दो तीन किताबें हैं, लेकिन आपने ये वाली जो है वो समील हसन जो है वो कंपाइल की हुई है, ये वाली लेनी है। ये ज्यादा जो है वो बेहतर है। क्लियर है, सबने नाम नोट कर लिया। अच्छा जी, अब हमें ना कुछ चीजों को समझने की तरफ जो हम आते हैं। ठीक है, मेरे पास आया नहीं कि किसी ने नोट कर लिया है, सबने नाम नोट कर लिया किताब का। ग्रेट हो गया। अच्छा जी, इससे पहले ना हम ना समझ चुके हैं कि क्राइम क्या होता है। हम क्राइम की डेफिनेशन जो है वो समझ चुके हैं। अच्छा, आमिर साहब के लिए मैं लिख देता हूँ। आमिर साहब, ये है जी हमारे पास एन इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी बाय समीर हसन राना। ये मैंने ना आमिर साहब इसको लिखने की कोशिश की है चैट बॉक्स में आपके आसानी के लिए। अगर इसने जो है वो आपको शो कर दिया है तो समीर हसन राना। एक सेकंड में आपके पास आ जाता हूँ। इट्स दिस प्रोसेसिंग अ बिट स्लो, लेकिन मैंने ये टाइप कर दिया, आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने समझना है, वो है हमारे पास क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर। याद रखिएगा कि अल्फाज तो लिखे हुए हैं, हमारा फोकस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा समझने पे। तो प्लीज अंडरस्टैंडिंग को जो है वो आप ज्यादा जो है वो फोकस रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करेंगे। नहीं, जरा अपना माइक ओपन कर लेंगे क्योंकि पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो नहीं, सब जो है वो जरा हमें आज असिस्ट करेंगे। अच्छा जी, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर, इससे पहले कि हम आगे चलें, आपने इस क्राइम क्या होता है, यहाँ तक तो हम सबको पता चल गया कि क्राइम क्या होता है। हर वो काम जिसको कानून मना कर देता है वो क्राइम है। क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो, अब हमारे पास ये वाला एक क्वेश्चन है कि क्रिमिनल बिहेवियर होता क्या। ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं जी। नेम सर प्लीज रीडिंग कीजिएगा इसकी। Bismillahirrahmanirrahim. Introduction. Crime is a particularly interesting problem because it is, in many respects, the above verse, for example, the flip side of altruism. This is especially true if we define crime broadly as behavior in which individuals obtain resources from others via force, fraud, or stealth in order for people to reap the full benefits of group cooperation and division of labor. They sometimes must subordinate their personal interests to those of others. Occasionally, in dramatic fashion, altruistic acts cost an individual more than he or she gains. Criminal acts do just the opposite. People who commit these acts intentionally harm others for their own gain. अच्छा, ये जो लैंग्वेज है ना, ये सारी की सारी इंटरनेशनल बुक से उठाई गई है, तो इस पर भी परेशान नहीं होना। जब समझा दूंगा ना, कि इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि इंशाल्लाह कभी भूलेगा भी नहीं। लेकिन आपने ना फोकस करना है मेरे वर्ड्स पे जो मैं बोलूंगा। इस किताब के अंदर इतना ही आसान लिखा होता है, ये इंटरनेशनल बुक्स में टर्मिनोलॉजी इतनी आसानी से बयान की गई होती ना, तो चीजें इतनी मुश्किल ना होती। देखिए, क्राइम जो होता है ना, जहाँ पे भी कभी कहीं जुर्म होता है, आपने देखा होगा कि वहां पे लोग फौरन से इकट्ठे हो जाते हैं। देखा होगा ना, जहाँ पे कत्ल होता है, कम से कम चैट बॉक्स में यस नो तो जरूर लिख लीजिएगा कि वहां पे फौरन से इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, होता है ऐसा नॉर्मल लाइफ में। अच्छा, ये इसलिए आपने याद रखना है कि क्राइम जो होता है ना, इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम तो वो है, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, धोखा हो जाए, चोर लूट लें, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्यों इंटरेस्टिंग है?
क्योंकि क्राइम का काम सिर्फ यही नहीं है कि जुर्म हो गया, लोगों ने, पुलिस आई पकड़ा और ये वो काम हो गया। लोग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्राइम को जब ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस होता है, जिसमें एक शख्स के साथ कोई क्राइम होता है, उसको जो ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या क्राइम हुआ, तो एक पर्सन जो क्राइम बार बार करता है उसका क्रिमिनल बिहेवियर बन जाता है। मैंने एक दफा चोरी की, मुझे जो है वो पता चला यार ये तो बड़ा आसान सा तरीकेकार है कि मैं जो है वो फौरन से जो है वो फुल बेनिफिट्स ले लूंगा। बैंक में जाके एक दफा डाका डालेंगे, पूरे का पूरा बैंक जो है वो आ जाएगा। मुझे दो चार लोगों को ग्रुप कॉम्पिटिशन का इकट्ठा करना है। अब हम क्या करेंगे, एक गैंग बनता चला जाएगा। सुना होगा आपने, छोटू गैंग होता था कि जी छोटू गैंग है। तो वो गैंग कैसे हैं, क्राइम जो है वो क्रिमिनलिटी कहते हैं किसी भी क्राइम को करना, जो पर्सन क्राइम, ठीक है, क्रिमिनल क्राइम से है, नैलिटी किसी क्राइम को करना। जब एक ही क्राइम को बार बार करते हैं तो वो उसका बिहेवियर बन जाता है, वो अंदाज बन जाता है, ठीक है। सो एक क्राइम को बार बार करने से जो अंदाज हो जाता है वो हमारे पास क्रिमिनल बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। क्या सिर्फ ये पता चल चुका है कि क्रिमिनलिटी क्या है और क्रिमिनल बिहेवियर क्या है? सिर्फ ये बताएं, बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में भी परेशान ना हो, मैं सिर्फ यही बताना है। इस हेडिंग के अंदर सारी की सारी चीजें, आपने ये वर्डिंग नहीं लिखनी है। अगर आपको जो बातें समझ में आई हैं आसान इंग्लिश में, वही लिखनी है, वही बयान करनी है। ये कोई इंग्लिश ऐसे या प्रेसी का पेपर नहीं है जहाँ पे ये भारी भरकम अल्फाज मुश्किल लैंग्वेज लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। क्रिमिनलिटी आर टेंडेंसी टू डू अ क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर when people they are continuously and consecutively doing the same thing, that is criminal behavior. Example, so it is quite easy कि लोग जो है वो क्या करते हैं, किसी जगह किसी को मर्डर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और वैसे प्रॉपर्टी बनाना बहुत आसान है। कोई भी एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे, क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर, ये जो बात उसने है, अब उसने ज्यादा इसको एक्सपेंड कर दी। आपके पास क्वेश्चन आएगा एक हेडिंग में, और मैं ये बताता चलूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर। ये एज इट इज ही आएगा, क्रिमिनोलॉजी में वो घुमा फिरा के सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो क्रिमिनल बिहेवियर पे आ जाए, क्रिमिनलिटी पे आ जाए। इंट्रोडक्शन में पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होगी, उसमें इन दोनों को ब्रीफली डिफाइन कर देना, एक एग्जांपल दे देनी है। आगे दूसरा पॉइंट एज इट इज यही पिक करना है कि क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर। अब क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है? अच्छा देखें, जब दुनिया में सबसे पहला बंदा आया क्राइम का, एक बहस चला करती है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। वैसे आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी चीज पहले आई, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, हेन और एग? आपको क्या लगता है ये दोनों इकट्ठे आए? अब माइक्स भी ओपन कर सकते हैं अपने। क्यों मैडम इंस्ट्रा, आपको क्या लगता है? आमिर साहब आपको क्या लगता है? मुर्गी, हैन। तो जी इंस्ट्रा साहब भी इस पे बताएंगे कुछ? सर है नहीं लगता है ये। ओके, तो जी हैन हमारे पास पहले आ गए, हमारे वोट ज्यादा हैन के हैं। तो इसका मतलब है दुनिया में कभी ना कभी पहले कुछ क्राइम भी हुआ होगा, ठीक है। तो क्या लगता है पहले क्राइम आया होगा या क्रिमिनल पहले आया होगा? क्राइम सर। पहले क्रिमिनल। क्राइम आया होगा या क्रिमिनल? क्या लगता है क्राइम पहले आ गया या क्रिमिनल पहले आ गया? क्रिमिनल पहले आया होगा। सर क्रिमिनल मुझे पहले, ये लगता है वही क्राइम बहस है। मुझे लगता है हाँ क्राइम देख, पहले आया क्योंकि बार बार उसको किया है तो फिर ही वो बिहेवियर बना है। हाँ। अच्छा जी देखें, ये जो पहली लाइन है ना, वो मुर्गी और अंडे वाली बहस जो है वो ये कहता है कि क्राइम मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द क्रिमिनल इज पॉसिबल। वो कहता है कि अगर जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्राइम जो है वो समझने को डब्बा है, एक शख्स आ रहा है, इसका नाम जो है वो ये क्रिमिनल है, तो इसने जैसे देखा कि दुनिया में क्राइम मौजूद है तो इसने करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि लोग मानते हैं, ठीक है। Anti-social behavior was not criminal behavior until the time in history when a system of criminal law emerged. अच्छा, पुराने जमाने में ना कुछ लोग ऐसे होते थे, वो कहते थे कि भाई ये जो जुल्म और सितम के लोग हैं, मेरी किसी से बनती नहीं है, तो वो अपनी दुनिया अलग थलग बना के बैठ जाते थे। एक जमाने तक एंटी सोशल बिहेवियर को समझा जाता था कि ये भी एक क्राइम है। वो कहते थे कि देखो जो बंदा एंटी सोशल होता है, इसका मतलब है कि ये पर्सन है, ये अलग थलग रहता है, इसकी एक अपनी दुनिया है। इसका मतलब ये है कि ना इसको इससे मोहब्बत है,
ना इसको इससे मोहब्बत है, इसका मतलब है कि ये क्रिमिनल है। समझ रहे हैं? एंटी सोशल बिहेवियर का क्या मतलब है कि एक जमाने में जो है वो इसको क्रिमिनल समझा जाता था, एक जमाने में इसको नहीं समझा जाता। जैसे इसने कहा कि एंटी सोशल बिहेवियर वाज नॉट क्रिमिनल बिफोर until the time in history when a system of criminal law emerged। इसका मतलब है एक बाद में ऐसी चीज इमर्ज होती है जिसे हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं। क्रिमिनल लॉ जैसे वजूद में आया कि वो एंटी सोशल बिहेवियर जो पहले जुर्म नहीं था वो जुर्म बन गया। अब ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, मुझे ना किसी चीज को समझना है, मुझे समझना है किसी चीज को। मिसाल के तौर पर मुझे ये समझना है कि ये दुनिया के अंदर जो है ये जो सारे के सारे आमिर साहब हैं, आमिर साहब कैसे काम करते हैं, नईम साहब हैं ये कैसे काम करते हैं। नईम साहब और आमिर साहब को मैं ना ऑब्जर्व करूंगा, इधर देखूंगा कि ये दोनों काम कैसे कर रहे हैं। अब ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को मैं कॉपी पेंसिल पे नोट करता चला जाऊंगा। इसके बाद ये जो सारे का सारा प्रोसेस मैं कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं थ्योरी। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। उसके बाद जो मैंने चीजें प्रेजेंट कर दी, मैंने दिखा दी कि जी ये सारी की सारी चीजें हैं, इसका मतलब है वो है जी थ्योरीज। तो इसी तरह से क्रिमिनोलॉजी में हमारे पास क्राइम्स को समझने के लिए थ्योरीज ऑफ क्राइम आ गई। थ्योरीज ऑफ क्राइम के भाई क्राइम को समझना कैसे है, क्रिमिनल बिहेवियर, ये जो लोग क्राइम कर रहे हैं के बिहेवियर को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो जी अब क्रिमिनोलॉजिस्ट ने क्या किया कि थ्योरीज जो है वो बनाना शुरू कर दी, थ्योरीज को देखना शुरू कर दिया। एक डेफिनेशन हमारे पास जो है वो आ जाती है जो कि एंड पे है। ठीक है, डेफिनेशन ये कहती है कि जब हमारे पास जो क्राइम था और क्रिमिनल बिहेवियर है, ये उस करेक्टरिस्टिक्स का नाम है जिसमें हमारे पास ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, जो एजम्पशंस हैं। मैंने नईम को देखा, मैंने आमिर को देखा, इन एजम्पशन की बेस पे जो मैंने अपनी राय दे दी, जो मुझे लगा कि ये क्रिमिनल बिहेवियर है, वो मेरी थ्योरी बन गई। क्राइम क्या है? जो जुर्म होता है। क्रिमिनल बिहेवियर जो लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपनी थ्योरी दे दी। और वो थ्योरी मैंने कौन सी दी कि मैंने पहले नंबर पे ओ यानी लोगों को ऑब्जर्व किया, फिर मैंने वो ही ऑब्जर्वेशन 2 से 3 लोगों पे पुट की यानी कि एक्सपेरिमेंट किया, और फिर मैंने जो है वो लॉजिकल रिजल्ट्स निकाले। ये है क्रिमिनल बिहेवियर। क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर में ये दोनों चीजें, क्या मैं ये समझ लूं कि आपको पता चल गया कि क्यों वजह बनी हमारे पास क्रिमिनोलॉजी में मुख्तलिफ थ्योरीज क्यों सामने आई। थ्योरीज इसलिए सामने आई कि यहाँ पे अगर कत्ल हो गया तो इस बंदे को किसने मारा, इसके ऊपर जो है वो एक बंदा सोचना शुरू हो गया, इसके ऊपर सोचना शुरू हो गया। इन दोनों के रवैयों को जो पढ़ना था उसको हमने कहा क्रिमिनल बिहेवियर, कि ये क्राइम करते क्यों है। किसी ने कहा जी इसके दिमाग के अंदर कोई मसला है, किसी ने कहा नहीं इसके माहौल के अंदर कोई मसला है। अब ये जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के रवैयों की स्टडी कर रहे हैं वो है क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, और क्राइम वही जो एक पेनलाइज है, जो एक्ट है, जो कि गलत है काम, जिसको वेबस्टर डिक्शनरी ने किया, वुल्फबॉन्ग ने किया, वो सारे के सारे हमारे पास जो है वो क्या है, वो है जी हमारे पास क्रिमिनल क्राइम की डेफिनेशन, और ये है क्रिमिनल बिहेवियर। तो क्या हमारे पास क्राइम क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। दे अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द क्रिमिनल, ये है जी एक लाइन इसमें अगर आप नोट करना चाहें ना, दे अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द क्रिमिनल, जिसमें आपने उनका बिहेवियर बताना है कि भाई बिहेवियर है ये इस वजह से काम करते हैं। अब देखो ना, क्रिमिनोलॉजिस्ट को थ्योरीज की जरूरत पड़ी कि भाई ये जो हमने, अब एक बंदा है वो दुनिया में अलग थलग होकर बैठ गया, अब उसको क्रिमिनल कहना है कि नहीं कहना, इसके लिए थ्योरी की जरूरत थी। सो जी क्रिमिनल बिहेवियर, हर वो बिहेवियर जो कि एक क्रिमिनल का होता है जिसकी वजह से वो क्राइम करता है, वो है जी क्रिमिनल बिहेवियर। एक हेडिंग हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड क्रिमिनल बिहेवियर में, जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया। फिर जब दूसरी हेडिंग में हमने क्राइम को डिफाइन करना वन सेकेंड और यहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर की बात करनी है, तो हमें ये भी बताना है कि थ्योरीज की जरूरत क्यों पेश आई। तो इसमें ना जरा थ्योरी का वर्ड आपने ऐड करता है। ठीक है, तो जी दूसरी हेडिंग भी हमारे पास क्लियर होगी। हम ना हेडिंग बाय हेडिंग चलेंगे, जहां पे आपको समझ नहीं आनी अभी मुझे वहां पे रोक लेना। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर में क्या लिखना है, और इसमें कौन कौन सी लाइनें मैंने हाईलाइट की हैं, इसको हमने लेबल करना है क्रिमिनल, ये चीजें क्लियर है आपको। बाकी एक दफा जब आप इसे फर्दर पढ़ेंगे आई एम श्योर के मजीद भी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी,
अच्छा जी, अब ना ये कुछ हमारे पास जो ये डेफिनेशन टर्म इजी हैं, जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो उन्हीं की तारीफ है, इन्हें देख लीजिएगा। साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। अब हमने कहा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल जो है वो तीन बंदे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैं कहता हूँ कि ए बी सी तीनों के तीनों जो है वो, सर क्राइम कैसे पहले मौजूद था। अच्छा ये ना, इसको जो है वो लीगली लीगली उसने एक वर्ड कवानीन के अंदर जो है वो ये एज्यूम किया जाता है यहाँ पे कि क्राइम जो है वो, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम जो है वो पहले मौजूद था। वो मौजूद था तो क्रिमिनल ने किया। लीगली हम इस चीज को जो है वो यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। एजम्पशन है, एक थ्योरी है। इसको निगेट भी किया जा सकता है, कोई चीज ये फाइनल नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है वो ये वो थ्योरी है जो अभी तक मानी जाती है कि इससे क्राइम था तो आके क्रिमिनल ने किया ना। वो कहते हैं जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इंसान तो जो है वो बिल्कुल मासूम होता है, तो उसको कैसे पता चला कि उसने आके जो है वो क्राइम करना है। क्राइम पहले से मौजूद था तो आके उसने किया। समझ रहे हैं आप मेरे? वो कहते हैं जी उसने आके किया, क्राइम दुनिया में मौजूद था पहले से। वो तो बिल्कुल बच्चा जब पैदा होता है, वो इनोसेंट पैदा होता है, उसे कैसे पता कि मैंने जाके क्राइम करना। ठीक है, तो ये, लेकिन ये एक थ्योरी है जिसे रूल किया जाता है, जिसे चेंज किया जा सकता है। तो जी अब हमारे पास है क्रिमिनल बिहेवियर। तीन बंदे हैं जी, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो थॉट है। जब ज्यादातर लोग जो हैं ए बी सी, इन तीनों के बारे में अगर कोई एक बंदा बात कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए, एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ बात कर रहा है, एक बंदा जो है वो इंडिया में बैठा हुआ बात कर रहा है, और तीनों जो है वो एक ही चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, और जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। तो इसका मतलब है कि ये एक स्कूल बन गया। ठीक है, इनका एक स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि तीनों का सोचने समझने का अंदाज एक जैसा है। अब इन्होंने ये कहा कि भाई देखो बात ये है कि आप ये कहते हो कि इसने ए ने कत्ल कर दिया, बी ने कत्ल कर दिया, सी ने कत्ल कर दिया, जेड ने कत्ल क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मुख्तलिफ है इनकी पर्सनैलिटी के अंदर। ये ए बी सी मुख्तलिफ हैं बाकी सारे के सारे लोगों से। ये अली है, बकर है, ये चीता है, जो ये तीनों लोग हैं ये मुख्तलिफ हैं। और इसकी वजह ये है कि ये मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से इन्होंने जो है वो कत्ल किया। वो कहते हैं कि दो वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो हो सकती है कि इनको कोई इमोशनली मसला है, क्या पता उनका किसी ने दिल तोड़ दिया, क्या पता उनके दिमाग में कोई मेंटल कंफ्लिक्ट चल रही है, इसकी वजह से इन्होंने जो है वो। साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी बंदा जुर्म नहीं करता है, इमोशनली मेंटली तौर पर जब वो टॉर्चर होता है तब उसे ये दो फैक्टर्स मजबूर करते हैं कि जुर्म करो। वो खुद तो जुर्म नहीं करता। जैसे व्हेन आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, तो मैं ना बाजू का बच्चों को स्कूलों में सलाह भी देनी पड़ती थी। वो टीचर्स भेज देते थे, चलो ये नहीं सब बेहतर जानते हैं, चलो प्रिंसिपल साहब के पास चलो, हेडमास्टर साहब के पास चलो। अब हेडमास्टर साहब के पास बच्चा है और वो सबसे जो है वो बदतमीज बच्चा हो, हेडमास्टर साहब उसे सजा ना दें तो टीचर की इंसल्ट होती है। तो उसमें क्या होता था कि उसे अच्छा खासा जो है वो पनिशमेंट देनी पड़ती थी। तो फिर बच्चे को कहना कि बेटा मैंने तो आज तक किसी बच्चे को नहीं मारा, लेकिन हाँ बच्चा कोई अपनी गलती की वजह से मार खा ले तो वो अलग बात। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि मैंने नहीं किसी को मारा, लेकिन हाँ तो बच्चा अपनी गलती की वजह से मार खा ले तो वो अलग बात है। तो वैसे ही साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि भाई बंदा जुर्म नहीं करता, इमोशनल और मेंटल कंफ्लिक्ट उसको मजबूर करते हैं कि जुर्म करो। ठीक है, ये मजबूर करते हैं। लेकिन अब एक सवाल पैदा हुआ कि भाई अगर ये इमोशनल और मेंटल कंफ्लिक्ट्स हैं वो मजबूर करते हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि इस लेवल पे बंदा पहुंचा है तो अब ये जुर्म करेगा। ताकि हम उस लेवल को ही कंट्रोल कर लें कि ये बंदा अब जुर्म करने लगा तो उस लेवल को कंट्रोल कर लें। न्यूरेटिक न्यूरेटिक जिसमें उसके न्यूरॉन काम करना छोड़ गए हैं। साइकोटिक उसके जो है वो कोई साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। तो इन चीजों के बारे में ये थ्योरी चुप है। अब मैंने ये जो बताई हैं चीजें जिनके बारे में ये थ्योरी चुप है, इसको कहते हैं क्रिटिसिज्म, किसी बात के ऊपर। ठीक है, क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर ये बताते हैं। दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि भाई तुम तीनों के तीनों जो है जो स्कूल ऑफ थॉट दे रहे हो, तो तुम ये कह रहे हो कि ये साइकोलॉजिकल इशू है। जरा ये बताओ कि ये जो कितनी उम्र के बंदों में, अब न्यूरोटिक इश्यूज तो बंदों की उम्र में होते हैं, 50-60 साल के बाद जाके होते हैं।
तो ये बताओ जरा कितने साल की उम्र में बंदा जुर्म करे तो हम ये समझेंगे कि उसकी एज है। और खवातीन फिर किस साल में करें, एज के बारे में बताएं, सेक्स ग्रुप के बारे में बताएं। ये बताओ कि वो गांव में रहने वाले दावा करेंगे या अर्बन करेंगे। इन चीजों के बारे में जो है वो सब के सब ये चुप है। ये इस पे क्रिटिसिज्म है। जो आखिरी पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पे तनकीद है। इसने तो नहीं किया, आपने इसकी क्रिटिसिज्म की हेडिंग अलग से देनी है। ठीक है, क्रिटिसिज्म ये है वो psychological theory does not answer these questions. The age, sex, अर्बन एरिया लिखेंगे आप, ठीक है। और फिर ये बताइए ये क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक क्लियर है आपको आमिर साहब, नईम साहब? ये क्या बातें हो रही हैं इसमें? नईम साहब को क्लियर है, इंशा मैम को क्लियर है। आमिर साहब के आंसर का हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। मुझे यकीन है कि उनका कोई क्वेश्चन होगा, उन्होंने भी टाइप नहीं किया। तो फिर हम जो है वो ये देखते हैं। आमिर साहब जब तक टाइप करते हैं, आमिर साहब नेट इश्यूज, ओके क्लियर इश्यूज चल रहे हैं अभी तक। कोई क्वेश्चन है तुम्हें आमिर साहब? ओके ग्रेट, हो गया। अच्छा जी, अब हम ना यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। अब अगले जगह पे हमारे पास आ जाते हैं एक और थ्योरी। अब जरा ये मुझे बताइए थ्योरी क्या होता है? मुझे थ्योरी पेश, फॉर एग्जांपल ये डब्बा है, मैं इस डब्बे को पहले ऑब्जर्व करूंगा कि इसके अंदर सीन है क्या क्या। ऑब्जर्वेशन, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। दूसरे नंबर पे मैं क्या करूंगा, मैं फिर वो एक्सपेरिमेंट करूंगा कि यार अच्छा ये इस डब्बे के अंदर कोई बंदा मौजूद है क्या, बाकी चीजों के अंदर भी, फॉर एग्जाम्पल इस डिब्बे में जो है वो कुछ अंडा रखता हूँ और बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो क्या बाकियों में भी हो जाते हैं? एक्सपेरिमेंट करूंगा। फिर मैं कहूंगा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यार अच्छा इसमें होता है, हाँ बाकियों में भी हो जाता है। और लॉजिकल के बाद जो है वो मैं फिर अपनी रीजनिंग या अपनी थ्योरी दे दूंगा। सो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, लॉजिकल, रीजनिंग, ठीक है। ये दोनों में से अक्सर जो है वो हमारे पास क्रिटिक्स इनको एक ही समझते हैं। सो दी थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। अब एसोसिएशन जो है वो बताती है कि कोई ना कोई ग्रोह की बात होने लगी है, ठीक है। एसोसिएशन तंजीम को कहा जाता है ना, अगर टाइटल पे गौर करें, तंजीम को कहा जाता है। डिफरेंशियल, ऐसे लोग जो हैं जो कि हमारे पास कुछ मुख्तलिफ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन, मुख्तलिफ होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना। अच्छा, ये हमारे पास एडविन सदरलैंड की जो है वो थ्योरी है। एडविन सदरलैंड की ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1883 में पैदा हुआ, 1950 में गया। ये बार बार सदरलैंड का नाम आएगा, इसलिए ये एक ही दफा याद रखना, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, उसके 3 साल बाद जो है वो एडविन सदरलैंड इस दुख में मर गया कि पाकिस्तान आजाद हुआ। और 1883 को वैसे याद करनी सर, ठीक है। कांग्रेस कब बनी थी उससे मेरा ख्याल करीब करीब ये कोई डेट है। अच्छा जी, सदरलैंड के पास जो है वो एक सहरा जाता है, ये हमारे पास सदरलैंड है। सदरलैंड के पास सहरा जाता है डिफरेंशियल एसोसिएशन का। इसने ये कहा कि भाई ये मेरी कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं तो लर्न करना चाहता हूँ। वो कहता है यार मैंने ना कुछ ऑब्जर्वेशन की है, सदरलैंड जो है ना वो कहता है कि मैंने जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशन किया, कुछ चीजें मैंने देखी। उससे पूछा कि भाई क्या देखा है तुमने? कहता है कि ये जो क्रिमिनल बिहेवियर है, लोगों का क्राइम करना, के ABCD जो क्राइम करते हैं ना, ये असल में ना कॉन्टेक्ट जब एक बंदे का होता है दूसरे के साथ, तो फिर लोग जो है वो सीखते हैं, फिर एटीट्यूड और प्रैक्टिस जो है वो सीखते हैं, ठीक है। तो इसने ये कहा कि भाई बात ये है कि जो क्राइम है ना, किसी बंदे ने जो है वो मूवी देखी, उसने मूवी में देखा कि ये कैसे कत्ल कर रहे हैं, तो इस थ्योरी के मुताबिक उसने मूवी से सीख लिया। किसी बंदे ने देखा कि नईम साहब जो है वो किस तरह से रात को किताबों का कत्ल कर रहे हैं, उसने कहा कि ये इससे सीखा है। उसने अपने एटीट्यूड को, अपने प्रैक्टिसेस को यहाँ से सीखा।
ने देखा कि आमिर साहब कैसे अपनी जॉब पे बैठ के सब जो अपने सबऑर्डिनेट्स से जूनियर्स को फ्रैक्शन फिगर सुना रहे हैं, उसने वहां से सीखा। तो इसकी जो असल डेफिनेशन है वो यहाँ से शुरू होती है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर। क्योंकि सदरलैंड ने बात ही की थी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये थ्योरी है लर्निंग की। उसने कहा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर, जिसमें हम एसोसिएट कर देते हैं क्रिमिनल को और एंटी क्रिमिनल पैटर्न को। इस चीज को ना समझने के लिए जरा ये देखो, वो कहते हैं जी ये जो क्रिमिनल है ना, एक रास्ता ये है जिसे हम सिराते मुस्तकीम कहते हैं, और एक रास्ता वो है जो सिराते मुस्तकीम नहीं है। सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते पे चलने वाला बंदा जो है ना, वो इन लोगों से जो टेढ़े टेढ़े चलते हैं ना, इनसे सीखता है। ठीक है, इनसे सीखता है। तो ये जो सीधे लोगों का रास्ता होता है इसको क्रिमिनल एंटी क्रिमिनल पैटर्न, और जो खराब लोगों का उसको क्रिमिनल पैटर्न कहते हैं। तो सदरलैंड ने ये बात की, तो क्या जो सदरलैंड ने बात की है कि डिफरेंशियल एसोसिएशन एक ऐसी थ्योरी है जिसमें आप सीखते हैं, जिसमें आप सीखते हैं, क्योंकि आप सीखते हैं तो ये थ्योरी ऑफ लर्निंग होगी। क्या सीखते हैं? आप ये सीखते हैं कि किस तरह से जो है वो क्रिमिनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस लोग करते हैं, आप उससे सीखते हैं। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ लर्निंग क्रिमिनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर इज नोन एज द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। जो पॉइंट आप दोनों में मुख्तलिफ थे आपने वो सीख लिया। ठीक है, जो पॉइंट दोनों में मुख्तलिफ था, इसमें भी मुख्तलिफ था, इसमें भी मुख्तलिफ था, इन दोनों ने क्या किया, मिलकर एक एसोसिएशन बना ली, तो ये थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन हो गई। क्लियर हुआ ये थ्योरी है क्या? अगली बातें जो हम बाद में करेंगे। थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन है क्या? टाइटल पे देखिएगा, डिफरेंशियल, जिसमें दोनों मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट व्यूज हैं, लेकिन वो क्या करता है, एटीट्यूड और प्रैक्टिस दूसरे से ले लेता है। इज इट क्लियर? ये जरा मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? गुड, ग्रेट हो गया। मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा थोड़ा इंक्लूसिव सेशन होता है, तो बाकी भी जरा एक एक दफा टाइप कर दें कि थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन होती क्या। ठीक है, अच्छा अब जरा आगे चलते हैं। अच्छा, सदरलैंड में ऐसा नहीं था कि ये कोई इतना ज़हीनो फतीन आदमी था 1883 में पैदा होने वाला कि इसको जो है वो किया। दो अलग इंडिविजुअल्स हैं बट एक दूसरे से सीखते हैं। ग्रेट आमिर, ग्रेट। हमें सिर्फ ये इसको हमें बता दिया करें, हम वेट कर रहे होते हैं तो आप फिर लंबा मैसेज लिखते हैं। अच्छा देखिए, अब ना एक अजीम शान शख्स था जिसका नाम जो है वो G.H. मीड है। ठीक है, मीड, मीड, ठीक है, मीड है। और कोले रेलवे पे ना, जैसे ही ना बचपन में हम लोग जाते होते थे ना लाहौर, तो लाहौर की रेलवे स्टेशन बड़ा एंटीक सा बना हुआ है, वहां पे ना कुली बहाबा के आते होते थे। तो ये कुली की तरह का याद रख लीजिएगा। ये जो है वो चार्ल्स एच कोली, चार्ल्स नाम भी याद रहे, कोहली को याद रख लीजिएगा, और मीड, तो मीड एंड कोहली। ठीक है, दो नाम से याद रख लें, मीड एंड कोहली। जिस तरह से वो कोहली आता था तो मेरे पास जो कोहली भाग के आया उसका नाम मीड कॉली था। मीड कॉली जो है ये इन दोनों का काम था सोशल साइकोलॉजिकल। सोशल साइकोलॉजी से क्या मुराद है कि भाई सोशल लोग उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, एक दूसरे को कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, नईम सर ने गाड़ी ली है तो मुझे क्या मसला है कि मैं भी फौरन से गाड़ी लेना चाह रहा हूँ। मीड एंड कोले तो इस पे काम कर रहे थे। इसने सोचा कि यार अच्छा, लोग एक दूसरे से सीखते हैं तो क्राइम भी सीखते हैं। तो हमें पता चला कि एडविन सदरलैंड साहब का जो गुरु हैं जिनसे इसने काम सीखा, उस पहले गुरु का नाम जो है वो G.H. मीड है, दूसरे का नाम कोले है, और इन दोनों का काम जो था वो सोशल साइकोलॉजी पे था। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी पे था। ठीक है, दूसरा नाम याद रहा, ये रॉबर्ट पार्क एंड बर्ग्स का, तो लिख लीजिएगा वरना इस लाइन को चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो जी, इसके गुरु का भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया। लेकिन इस पे भी क्रिटिसिज्म मौजूद है। अच्छा ये देखें, इस पे इसने यहाँ पे आके क्रिटिसिज्म दे दी, ऊपर उसने दी नहीं। अब इस पे भी क्रिटिसिज्म मौजूद है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे एडविन एडविन सदरलैंड साहब, हमें ये तो बताएं कि आपने कहा कि वो सीखते हैं, तो ये बताएं कि दुनिया में पहला क्राइम आया कहाँ से। सवाल है ना वैसे इंटरेस्टिंग, कि अगर जो है वो सीखते हैं तो सबसे पहला जो है वो क्राइम किया किसने? वो तो सीखा तो करना था ना। तो जो आपने बताया कि क्राइम जो है वो किसी से सीखा, तो वो कौन था? कोई जिन्न आ गया कि सबसे पहला दुनिया में क्रिमिनल एक्ट किसने किया? हबील कबील को आप मानते नहीं है, मुसलमानों की बातें आप मानते नहीं है, तो ये बताइए किसने किया? एडविन सदरलैंड साहब इस पे चुप है, वो कहते हैं यार ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, सो जी पहला क्रॉस लग गया, इसका एक नंबर कट गया। ठीक है, दूसरे पे उन्होंने पूछा कि भाई देखो बात ये है कि आपने कहा जी कि क्राइम सीखते हैं तो करते हैं,
अब एक अच्छा खासा बंदा है, उस बेचारे बंदे को जो है वो देखते हैं कि उसके घर के अंदर वो जाता है, घर में जाता है और उसके बीवी बच्चों को जो है वो रोबर्ट चोर कत्ल कर देते हैं। अब वो बंदा गन उठाता है, वो कहता है कि मैं खुद भी मारा जाता हूँ तो मारा जाऊंगा, लेकिन मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने तो जो कत्ल किया वो तो उसने पैशन के साथ किया, या जो चोरों ने उसकी बेगम बच्ची को कत्ल कर दिया वो एक्सीडेंट के साथ किया। आपने तो यही कहा कि जब जो है वो किसी दूसरे से सीखा तो फिर किया, लेकिन ये बंदे ने तो ना जिंदगी में कभी किसी से सीखा, ना इसने कभी किसी के साथ एक्सीडेंटली किया। तो अब ये मुझे बताएं कि पैशन और एक्सीडेंट कहाँ पे फॉल करता है। ठीक है, तो बंदा जो है वो बंदूक साफ कर रहा था, एक्सीडेंट के साथ उसने किसी को मार दिया, तो उसने तो जिंदगी में नहीं कभी सीखा था कि मुझे किसी को कत्ल करना है तो दूसरा नंबर भी कटेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग तो नहीं है, समझ आ रही है? यस नो, तो सदरलैंड की थ्योरी में बेहतर आजाद कौन कौन से हैं? तो पैशन कहाँ पे था, एक्सीडेंट कहाँ पे था, ये तो बताएं। गुड, जी जी सर, तीसरे सही नंबर है। पे उसने कहा भी देखो ये आपने कहा ग्रेट। तीसरे नंबर पे उसने कहा कि सदरलैंड साहब, आपको दुनिया बड़ा बहुत बड़ा क्रिमिनोलॉजिस्ट मानती है और आपके नाम के साथ ग्रेट जो है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट लिखा जाता है। ठीक है, लिख लें, लेकिन ये जो आपकी थ्योरी है इसमें वो जो बंदा जिसने पहला कत्ल कर दिया वो ना किसी क्रिमिनल से मिला, ना उसका कोई क्रिमिनल एटीट्यूड था, ये जरा बताएं कि वो उसने कैसे कत्ल कर दिया। चौथे नंबर पे ये बताएं, आपने कहा कि सीखते हैं, तो ये तो बात सच है कि नईम साहब ने आज जो है वो नई गाड़ी ली तो मैंने कहा कि मुझे भी बैंक से जाके लोन लेके ना नई गाड़ी जो है वो ले लेनी, मैं भी कर लूंगा। यानी कि मेरा एक इन्वायरमेंट वो बन गया, आपने देखा कि हम उस इन्वायरमेंट में चले गए। तो भाई जब वो बंदा किसी क्रिमिनल इन्वायरमेंट में नहीं कोई रहता तो वो कैसे कत्ल कर देता, ये जरा बताएं। ठीक है, फिर उसके बाद आप जरा मुझे ये बताएं कि एक सोसाइटी के अंदर, एक तो कातलों की सोसाइटी है, वहां पे तो मान लिया कि जी ये सारे के सारे चोर डाकू रहते हैं, इनके बच्चों ने भी कत्ल कर दिया। ठीक है जी, लेकिन अब ये एक ऐसा मुआशरा है जिसके अंदर नॉन क्रिमिनल बिहेवियर है, कि वहां पे रहने वाले लोग सारे के सारे शरीफ हैं, उनके घर भी चोर डाकू पैदा हो जाता है। तो जरा ये बताएं कि उसने कहाँ से सीख लिया ये सारे का सारा काम जो है। ये नंबर 5 पे है। ठीक है, आपने ये सारी बातें कर दी, तो 60 साल की उम्र में अगर कोई बाबा जी पहुंच जाते हैं, वो न्यूरोटिक इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है उस बंदे का, उसको जिंदगी से अपनी से कोई भी जो है वो उम्मीदें वाबस्ता नहीं रहती। जैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे था, 1961 में 4 शादियां की और उसके बाद खुद को सुसाइड कर लिया, गोली मार ली। तो इसका मतलब है कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर था, वरना कौन बंदा अपने आप को गोली मारता है। आपने इसका ऊपर भी बात नहीं की कि उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर का तो हमें बताएं। ठीक है, कि साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है उसका रोल कहाँ पे है वो तो हमें बताएं। तो आपने ये भी नहीं बताया कि कितनी उम्र के लोग सीखते हैं, वो मेल सीखते हैं, फीमेल सीखते हैं, माइनॉरिटी सीखती है, मेजोरिटी सीखती है, ये कौन लोग सीखते हैं? तो इन तमाम के ऊपर तो बताएं। और कौन से लोग रहने वाले जो हैं, जो जो स्लम एरियाज में रहते हैं वो ज्यादा चोरी करेंगे, कौन कौन करेगा? ठीक है, हाँ, तो ये सारे का सारा हमारे पास जो है, ये जो इश्यूज हैं, हाँ बहुत सी कंट्रीज में है, लेकिन हम थोड़ा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आंसर देंगे। तो ये आप जरा मुझे बताएं कि ये क्या है। तो अब ये है जी, इसके ऊपर 7 के 7 पॉइंट क्रिटिसिज्म के। तो क्या जी सदरलैंड की थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन और इस पर क्रिटिसिज्म समझ में आ गया, ताकि हम आगे चलें? यहाँ तक क्लियर है? ग्रेट, हो गया जी। आमिर साहब आपको भी क्लियर है? आमिर साहब का माइक मैं ओपन करता हूँ, आमिर साहब लंबा मैसेज लिखते हैं, तो इससे बेहतर उनका माइक ओपन कर लें हम। जी आमिर ग्रेट। अरे ये मैं सुन लूँ लेक्चर के end पे जो जो मैंने पे पढ़ाया है, कि क्या होती है थ्योरी ऑफ सोशल एलिनेशन, क्या होती है क्रिमिनल बिहेवियर, क्या होती है साइकोलॉजिकल बिहेवियर, क्राइम क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, ये लिखना है, ये एज इट इज पेपर में लिखना है जो बातें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा कोई। ठीक है, अच्छा जी, नईम साहब का माइक, आप सबका माइक जो है ना वो बाय डिफॉल्ट ओपन है, तो आप चाहे इसे बंद कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आगे थ्योरी, थ्योरी फिर वही तरीकेकार जो है वो नहीं, इसे बंद कर लीजिए प्लीज। अच्छा जी, एक हमारे पास है थ्योरी है, और थ्योरी हमारे पास आ गई, वो है जी अब ये थ्योरी है जी सोशल एलिनेशन थ्योरी, वही किसी काम को ऑब्जर्व करना,
सोशल समाजी तौर पर एलिनेशन, अपने आप को अलहदा कर लेना। इस थ्योरी में एक ऐसा बंदा है जिसकी महबूबा ने उसको धोखा दे दिया है और वो बेचारा तन तनहा कहीं पे बैठा हुआ सोच रहा है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। हाँ सच है, सोशल एलिनेशन। वो कहता है जी एक बंदा जो है वो क्रिमिनल ऐसे नहीं बन जाता कि अचानक से वो क्रिमिनल बन जाता है, इसके पीछे कुछ वजह है। इस थ्योरी के जो सोशल एलिनेशन वाले हैं इनको भी एक अपना इनका जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ बंदों ने मिलजुल कर सोचा, इसके ऊपर बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी एक पर्सन है, मान लीजिए कि यही वाला पर्सन है, अगर इस बंदे को आपने जो है वो दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ एसोसिएट किया, ठीक है, एसोसिएट किया, तो अब क्या होगा, ये जैसे जैसे घुले मिलेगा क्राइम कम करेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि जिन लोगों के साथ आप घुले मिले मिलते जुलते रहे आप उनका कत्ल करें। क्रिमिनल इस थ्योरी के मुताबिक बंदा बनता ही तब है जब वो क्या होता है कि जब वो अलग रहता है। पहली लाइन बड़ी मजे की है, ए पर्सन कैन नॉट बिकम ए क्रिमिनल विदाउट एसोसिएटिंग विद अदर ह्यूमन बीइंग। कहता है कि वो तब तक जो है वो क्रिमिनल नहीं बन सकता जब तक वो मिलता नहीं है दूसरे से। ही कैन बिकम ए क्रिमिनल विदाउट एसोसिएटिंग विद अदर क्रिमिनल, लेकिन अगर वो दूसरे क्रिमिनल से नहीं मिलता तब वो बन सकता। टेक्निकल बात करके सादा लफ्जों में बात करें तो वो कहता है जो घुले मिलेगा वो क्रिमिनल नहीं बनेगा, जो अलहदा रहेगा उसके क्रिमिनल बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा। अब ये चूंकि ये रवैये को जो के ऊपर बात कर रही है, बिहेवियर के ऊपर बात कर रही है, तो अब इसे कहते हैं एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, क्लास को दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे 40 मिनट्स पूरे हो गए हैं और हम जो है यहीं से कंटिन्यू करते हैं, थ्योरी ऑफ सोशल एलिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसी लिंक से ज्वाइन करें।